4 साल पहले रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से यूरोप में एक खामोश लेकिन बेहद निर्णायक जंग चल रही है। ये जंग हथियारों की नहीं बल्कि पैसों और संपत्तियों की है। यूक्रेन को बचाए रखने के लिए यूरोप ने अपनी जेबें खोल दी हैं और अब सवाल ये उठ रहा है कि इस युद्ध से तबाह हो चुके देश को आगे कैसे खड़ा किया जाएगा। हथियारों और खुफिया जानकारी जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी है पैसा। अगर यही वो जगह है जहां रूस की जब्त की गई अरबों डॉलर की संपत्तियां पूरे खेल का केंद्र बन गई है, तो ऐसे में सवाल ये भी है कि ट्रंप को आखिर इस डील से क्या मिलने वाला है। तो चलिए जानते हैं इसका जवाब विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। फिलहाल इस फंडिंग सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा यूरोप में फंसी उन्हीं रूसी परिसंपत्तियों से आ सकता है जिन पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। दरअसल ट्रंप ने हाल ही में अपने 28 सूत्रीय शांति योजना का एक मसौदा पेश किया था। इसमें यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए एक मेगा निवेश प्लान का जिक्र था, जिसकी फंडिंग सीधे 100 अरब अमेरिकी डॉलर की रूसी संपत्तियों से की जानी थी। इतना ही नहीं, यूरोपीय संघ से भी इसी बराबर 100 अरब डॉलर की फंडिंग की उम्मीद जताई गई है। ये पूरा ढांचा अमेरिका की निगरानी में रहने वाला था और सबसे चौंकाने वाली बात है कि सारा फायदा आधा आधा बांटने का प्रस्ताव है, जिसमें से 50% हिस्सा वॉशिंगटन को जाना था। यूरोपीय नेताओं के लिए ये प्रस्ताव किसी बिजली गिरने जैसा था। वो सालों से यही बहस कर रहे थे कि रूस की इन संपत्तियों के साथ आखिर किया क्या जाए, और अचानक अमेरिका ने आकर इस पर अपना दावा पेश कर दिया। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने बार बार साफ किया है कि यूरोपीय टैक्सपेयर अकेले इस युद्ध का खर्च नहीं उठा सकते, ना हथियारों का ना पुनर्निर्माण का। इसलिए उनका जोर शुरू से ही रूसी संपत्तियों के इस्तेमाल पर रहा था। अब तक यूरोप ने यूक्रेन को करीब 197 अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता भेजी है, लेकिन भविष्य की जरूरतें कई ज्यादा भारी हैं। 2026 से 2027 के बीच यूक्रेन को लगभग 153 अरब अमेरिकी डॉलर की जरूरत पड़ेगी, केवल सैन्य और बजट जरूरतों के लिए। ऐसे में यूरोप के 27 देशों के बीच एक तरह की सहमति बन चुकी है कि रूस की जब्त संपत्तियां हैं इस बड़े बिल को संभाल सकती हैं। अब ये वही संपत्तियां हैं जो ब्रसेल्स स्थित वित्तीय संस्थान यूरोक्लियर में करीब 225 अरब अमेरिकी डॉलर के रूप में जमा है। लेकिन ट्रंप की योजना ने शांत हो चुकी बहस में फिर से आग डाल दी है। यूरोपीय विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका दरअसल रूसी संपत्तियों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, और ये सब ऐसे समय पर हो रहा है जब वॉशिंगटन और ब्रसेल्स के बीच व्यापार को लेकर बातचीत दोबारा शुरू हुई है। बर्लिन स्थित यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की वरिष्ठ विश्लेषक अगाथे डेमारिस के मुताबिक ये प्रस्ताव रूस के तरफ झुके एक शांति समझौते के बदले हस्ताक्षर बोनस जैसा लगता है, यानी रूस से कुछ रियायतें लेकर अमेरिका उसके बदले में रूसी संपत्तियों पर कब्जा जमा ले। यही नहीं, यूरोपीय नीति केंद्र के प्रमुख फैबियन जुलेग ने भी ट्रंप के प्रस्ताव को अपमानजनक बताया, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर इस प्रस्ताव से किसी ठोस शांति समझौते की संभावना बनती है तो शायद यूरोप इसे अनिच्छा के बावजूद स्वीकार भी कर सकता है। दरअसल ट्रंप की योजना जैसे ही सार्वजनिक हुई, यूरोप के बड़े देश अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और यूरोपीय आयोग ने तुरंत मिलकर इस पर विचार विमर्श शुरू कर दिया, और नतीजा ये निकला कि निवेश योजना को शांति प्रस्ताव के नए मसौदे की पूरी तरह से हटा दिया गया। रूस ने इस नए मसौदे को भी खारिज करने के संकेत दिए हैं। दूसरी ओर यूरोपीय आयोग का अपना मॉडल है। उर्सुला वॉन डेर लेयन की टीम का सुझाव है कि यूरोपीय आयोग सीधे इन रूसी परिसंपत्तियों का स्वामित्व कर ले और फिर इन संपत्तियों के आधार पर यूक्रेन को कर्ज जारी करे। ये कर्ज तभी चुकाया जाएगा जब भविष्य में रूस को अंतर्राष्ट्रीय दबाव में यूक्रेन को युद्ध क्षतिपूर्ण देनी पड़ेगी। यानी अभी पैसा यूरोप देगा, लेकिन अंत में बिल रूस को भरना होगा। लेकिन ये योजना भी आसान नहीं है। दरअसल बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेयर ने इन संपत्तियों को यूक्रेन के लिए बड़ा कर्ज के बदले गिरवी रखने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। उनका डर साफ है कि अगर यूरोप रूसी संपत्तियां कब्जे में लेता है तो रूस शायद बेल्जियम के आर्थिक या राजनीतिक हितों के खिलाफ सीधी प्रतिक्रिया दे देगा। बात सिर्फ पैसों की नहीं, रणनीतिक संबंधों और सुरक्षा की भी है। 18 दिसंबर को ब्रसेल्स में होने वाला यूरोपीय संघ का शिखर सम्मेलन अब बेहद अहम भी हो चुका है। वहां तय होना है कि रूसी संपत्तियां जब्त की जाएंगी, या अगर जब्त की जाएंगी तो कैसे। क्या यूरोप संयुक्त कर्ज लेगा? क्या सदस्य देश अलग अलग अनुदान देंगे? क्या युद्ध जोखिम उठाते हुए रूस को चुनौती दी जाएगी? इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ हो गई है कि यूक्रेन की जंग केवल मोर्चों पर नहीं बल्कि बैंकिंग और कूटनीतिक गलियारों में भी लड़ी जा रही है। पैसों की लड़ाई तय करेगी
कि यूक्रेन की पुनर्निर्माण यात्रा कितनी लंबी होगी और कौन इसे नेतृत्व देगा, यूरोप या अमेरिका। और क्या रूस इस दबाव में झुकेगा या जवाबी कार्रवाई शुरू कर देगा। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले हफ्तों में यूरोप और अमेरिका दोनों को तय करना है कि युद्ध के बाद दुनिया कैसी दिखेगी और उसके लिए कौन कितना जोखिम उठाने के लिए तैयार है। यूक्रेन की किस्मत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि इन जमा खातों और कूटनीतिक दांव पेचों से तय होगी। एक ऐसी लड़ाई जिसमें गोलियों की आवाज नहीं लेकिन हर फैसले का असर इतिहास पर जरूर देखने को मिलेगा। बाकी आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।